आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर सब लोग मिलकर एक बार जोरदार भारत माता का नारा लगाएंगे। भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे वंदे। आज पूरा देश 71वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को तहे दिल से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। 70 साल आजादी के पूरे हुए। इन 70 सालों में देश ने खूब प्रगति की है। कृषि के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देश ने प्रगति की। लेकिन मन में कुछ प्रश्न भी उठते हैं आज 70 साल के बाद। इन 70 सालों में हमारी आजादी के मिलने के बाद कई और दूसरे देशों को भी आजादी मिली। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कई सारे देश पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे। आज हम अपनी तुलना उनमें से कई देशों से करते हैं तो हम पाते हैं कि उनमें से कई देश हमसे कहीं आगे निकल गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या भारत के लोग कमजोर हैं? क्या भारत के लोग किसी भी चीज में कम है? मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि भारत के लोग इस धरती के ऊपर सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, सबसे कर्मठ लोग हैं, सबसे मेहनती लोग हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि कई अन्य देशों से जो कि भारत के बाद आजाद हुए, कई ऐसे देश जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी तरह से तहस नहस हो गए थे, उन देशों से भारत पिछड़ गया। वो देश आज कहीं ज्यादा विकसित और डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं और हमारा देश आज एक विकासशील और डेवलपिंग कंट्री माना जाता है। मुझे लगता है इसका एक सबसे बड़ा कारण है उन देशों ने अपने लोगों का निर्माण करने के ऊपर खूब पैसा खर्च किया। उन देशों ने अपने बच्चों के और अपने लोगों की शिक्षा के ऊपर खूब पैसा खर्च किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, कोई एक ऐसा डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, जहां के लोग पढ़े लिखे ना हो, जहां के लोग शिक्षित ना हो, जहां के लोगों को अच्छी शिक्षा ना मिलती हो? एक भी ऐसा देश नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसा देश है जिसके सारे लोग बहुत शिक्षित हैं, जहां के लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है और वो देश डेवलप ना हो? ऐसा भी कोई देश नहीं है। जहां के लोग पढ़ लिख जाते हैं, जहां के लोगों को अच्छी शिक्षा मिलती है, वो अपने आप देश आगे बढ़ के डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं, विकसित देश बन जाते हैं। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई ऐसा देश जहां के लोग अनपढ़ हो, जहां के लोगों को, बच्चों को अच्छी शिक्षा ना मिलती हो, क्या कभी ऐसा देश विकसित हुआ? कभी नहीं हुआ। इसीलिए विकसित देश बनने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए, राष्ट्र का निर्माण करने के लिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी, अपने लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षा के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं है दोस्तों। ये हम लोगों से 70 साल के अंदर एक बहुत बड़ी कमी हुई। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई,
बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट सिटी बनना चाहिए। कई सरकारों ने कहा हम स्मार्ट विलेज बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट विलेज भी बनना चाहिए। लेकिन इतना पैसा फूकने के बाद भी कोई सिटी स्मार्ट नहीं बना, कोई सिटी, कोई विलेज स्मार्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? जब तक स्मार्ट सिटीजन नहीं बनेंगे तब तक कोई स्मार्ट सिटी नहीं बन सकता। जब तक स्मार्ट सिटीजन नहीं बनेंगे तब तक कोई विलेज स्मार्ट नहीं बन सकता। पहले आपको अपने सिटीजन्स को, अपने नागरिकों को, अपने बच्चों को, अपनी जनता को, अपनी आवाम को, पहले आपको उन लोगों को स्मार्ट बनाना पड़ेगा। तब सिटी स्मार्ट बनेंगे, तब विलेज स्मार्ट बनेंगे, अपने आप बन जाएंगे। उसके बाद आपको सिटी को स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट सिटीजन से क्या मतलब है? स्मार्ट सिटीजन का मतलब है कि एक नागरिक पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। वो गरीब से गरीब भी है तब भी उसे गरीब होने की वजह से, पैसे की कमी की वजह से उसे अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रखा जा सकता। स्मार्ट सिटीजन का मतलब है वो स्वस्थ होना चाहिए, उसे अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। स्मार्ट सिटीजन का मतलब है उसका स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, उसे हुनर मिलना चाहिए, अपने हुनर का इस्तेमाल करके, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करके, ताकि वो अपना पेट पाल सके और देश के विकास के अंदर अपना हाथ बढ़ा सके। स्मार्ट सिटीजन का मतलब है एक देशभक्त सिटीजन होना चाहिए, जो अपने तन मन धन से देश के विकास के लिए और देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाने के लिए तैयार है। ऐसे स्मार्ट सिटीजन्स की जरूरत है। पिछले 2 साल के अंदर आपकी सरकार ने दिल्ली के अंदर स्मार्ट सिटीजन्स बनाने का कार्यक्रम शुरू किया। पहली बार दिल्ली के अंदर शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। एक तरफ जहां पूरे देश के अंदर हवा एक तरफ बह रही है, किसी भी सरकार का बजट उठा लो, राज्य सरकार का बजट उठा लो, केंद्र सरकार का बजट उठा लो, हर बजट के अंदर हम देखते हैं कि सरकार का शिक्षा पे और स्वास्थ्य के ऊपर पैसा धीरे 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 कम कर दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर पहली बार हुआ कि हमारे टोटल बजट का 38% पैसा बच्चों की, नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर खर्च किया जा रहा है। आपकी शिक्षा के ऊपर, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिख सकें। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख गए तो ये आगे बढ़ के देश का निर्माण करेंगे। हम लोगों ने कसम खाई है, आपकी सरकार ने कसम खाई है, आप लोगों के साथ मिलकर कसम खाई है, आपके सहयोग से कसम खाई है कि अगर दिल्ली का कोई भी नागरिक है, उसके पास अगर पैसे की कमी है तो भी उसे अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रखेंगे, उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर दिल्ली में कोई रहता है, दिल्ली का नागरिक है, उसके पास पैसे की कमी है, उसे अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी, उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दिलवाया जाएगा, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिलवाया जाएगा, पैसा उसके अंदर आंच नहीं आने वाला दोस्तों। और अब आज स्वाधीनता दिवस के अवसर पर मुझे कहते हुए ये खुशी हो रही है। मैं जहां भी जाता हूं, एक बात जो हर जगह दिल्ली के कोने कोने में, झुग्गी बस्तियों में जाता हूं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में जाता हूं, लोअर मिडिल क्लास में जाता हूं, कॉलेजेस में जाता हूं, बच्चों के बीच में जाता हूं, माँ बाप के बीच में जाता हूं, सब लोगों की एक ही चिंता है, हमारे बच्चों को नौकरी दिला दो जी, हमारे बच्चों को नौकरी दिला दो। नौकरी कैसे मिलेगी? नौकरी सरकार में तो मिल नहीं सकती, सरकार में तो नौकरियों की कमी है। नौकरी पैदा करने के लिए हम आपको तैयार करेंगे। हमने 2 साल पहले, 3 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था विवेक विहार के अंदर। हमने एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर बनाया, सिंगापुर की सरकार के साथ मिलकर बनाया। वहां
बच्चे पढ़ते हैं। 12वीं क्लास के बाद 1 साल का कोर्स है और उन 1200 बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि 1 साल के बाद जब वो ट्रेनिंग देके निकलते हैं लेके, उनकी जेब में 2-2, 3-3 नौकरियां होती हैं। 30-30, 40-40 हजार रुपए महीने की नौकरी होती है उनकी जेब में। उनमें से कई बच्चे निकलने के बाद अपना काम शुरू करते हैं, छोटा मोटा काम शुरू करते हैं, फिर वो नौकरी नहीं मांगते, वो दूसरों को नौकरी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया, 2 साल 3 साल करके देखा, बड़ा अच्छा रहा। अब हम 1 साल के अंदर, अगले 1 साल के अंदर ऐसे 25 स्किल सेंटर पूरी दिल्ली के अंदर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, अगले 1 साल के अंदर। और 1 साल के अंदर इन 25 स्किल सेंटर्स में मुझे उम्मीद है 25,000 बच्चे, दिल्ली के 25,000 बच्चों को ट्रेनिंग मिलेगी और 25,000 बच्चों के लिए नौकरियां और उनके लिए व्यवसाय और उनके लिए काम तैयार होगा। अभी थोड़े दिन पहले सेक्रेटेरिएट में मैं अपने कमरे से निकला, नीचे आया, दफ्तर के बाहर आया, सेक्रेटेरिएट से बाहर आया, मैंने देखा एक स्कूल की छोटी छोटी 50-60 लड़कियां सेक्रेटेरिएट के बाहर बैठ के धरना कर रही हैं। मुझे बहुत अजीब लगा, इतने छोटे छोटे बच्चे धरना कर रहे हैं। मैंने पता करवाया क्या हो गया, तो पता चला कि 9वीं क्लास में बेचारी 2 बार फेल हो गई थी, फिर 10वीं क्लास में उनको पत्राचार से करवाया गया, 10वीं क्लास में भी फेल हो गई और अब स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया। मैंने उनको अपने घर बुलाया, वो बच्चियां रो रही थी, उन्होंने कहा हम पढ़ना चाहते हैं। मुझे शर्म आई अपने ऊपर, मुझे शर्म आई पूरी व्यवस्था के ऊपर। हमारी छोटी छोटी बच्चियां पढ़ना चाहती हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, पूरे सिस्टम ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया। उन बच्चियों का क्या कसूर है? हमारी सरकारों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि 8वीं क्लास तक किसी को फेल नहीं करेंगे। अब 8वीं क्लास तक फेल नहीं करेंगे, सारी सिस्टम का बेड़ा गर्क हो गया। 9वीं क्लास में बच्चे आते हैं, उनका पहली बार इम्तिहान लिया जाता है, उनको फेल कर दिया जाता है। इस साल 10वीं क्लास में 60,000 बच्चे फेल हो गए, 60,000 बच्चे, वो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज इस मंच से मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी 60,000 बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाया जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। सभी बच्चों को एडमिशन दिलवाया जाएगा, आपके लिए स्पेशल क्लासेस लगाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये व्यवस्था की जिम्मेदारी है, ये आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। आप लोगों का कसूर नहीं है। आप पढ़ना चाहते हो, मुझे तो इसी बात की बहुत खुशी है। नहीं तो कई बच्चे इस व्यवस्था से थक हार के, चूर होके निकल जाते हैं, कहते हैं अब हमें नहीं पढ़ना। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है, हमारे आज के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और 10वीं क्लास करने के बाद, 12वीं क्लास करने के बाद आगे और पढ़ाई करने की इच्छा न हो, अगर आपकी घर की स्थिति पढ़ाई करने की इजाजत ना देती हो, तो आपको स्किल दिलवाने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। धीरे 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 करके दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली के अंदर इतने स्किल सेंटर खोलेगी कि आप 12वीं के बाद स्किल लेके अपनी नौकरी कर सकते हो, अपना रोजगार कर सकते हो। आज आजादी के 70 साल के बाद मैं पूरे देश का ध्यान, केवल दिल्ली वालों का नहीं, पूरे देश का ध्यान एक ऐसे तबके की तरफ दिलाना चाहता हूं जो बेचारा कभी अपनी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। हमारा मजदूर वर्ग, हमारे मजदूर कर्मचारी, हमारे ठेके पे काम करने वाले कर्मचारी, इनका इतना शोषण होता है, इतना शोषण होता है, इतना शोषण होता है। जो भी पार्टी आती है, जो भी सरकारें आती हैं,
केवल चुनाव के टाइम इन लोगों की याद आती है और सरकार बनने के बाद इन लोगों को भूल जाती है। आज से 25 साल पहले हमारे देश ने ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे एक अर्थव्यवस्था बनाई, बड़ी अच्छी है, मैं उसका समर्थन करता हूं, उससे कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन इस व्यवस्था के अंदर एक ये मान लिया गया कि अगर अमीरों को और अमीर बना दिया जाए तो वह धीरे धीरे और फैक्ट्रियां लगाएंगे और गरीबों का धीरे धीरे अपने आप उत्थान होगा। इसको अंग्रेजी में, इकोनॉमिक्स में ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं। ट्रिकल डाउन कि भाई कोई अमीर होगा, बहुत बड़ा अमीर होगा, उसके पास खूब पैसा आ जाएगा तो धीरे धीरे बूंद 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 करते करते गरीबों तक भी पैसा पहुंच जाएगा। ये असम्पशन करके पूरी की पूरी व्यवस्था 25 साल पहले बनाई गई। आज 25 साल के बाद हम देख रहे हैं कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं है, ट्रिकल अप थ्योरी है। बेचारे मजदूरों का, गरीबों का पैसा भी उनकी जेब में नहीं बचा, वो भी अमीरों के पास जा रहा है। अमीरों का पैसा गरीबों के पास नहीं आ रहा, गरीबों का पैसा भी अमीरों के पास जा रहा है। ये ट्रिकल डाउन थ्योरी फेल हो गई। पहली बार दिल्ली सरकार ने, आपकी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने हिम्मत दिखाई है। हमने काम सीधे पैसा गरीबों की जेब में डालेंगे। हमने हिम्मत करके, सारी इंडस्ट्री हमारे खिलाफ थी, व्यापारी हमारे खिलाफ थे, हमने हिम्मत करके दिल्ली के अंदर न्यूनतम मजदूरी 9,500 से 9,000 से बढ़ा के 13,500 कर दी। 37% इंक्रीज किया न्यूनतम मजदूरी के अंदर। आज पूरे देश में सबसे ज्यादा न्यूनतम मजदूरी, मिनिमम वेज दिल्ली के अंदर मिलते हैं। इतनी बड़ी वृद्धि एक साथ, 37% की वृद्धि एक साथ आज तक भारत के इतिहास में, आजादी में कभी नहीं की गई। हमने सीधे गरीब आदमी की जेब में पैसा डाला कि गरीब आदमी की जेब में पैसा जाएगा तो वो कपड़े खरीदेगा, रोटी खरीदेगा, तरह तरह की चीजें खरीदेगा, इससे अर्थव्यवस्था को और एक्सपेंशन होगा। लेकिन क्या हुआ? अब मैं जब जनता के बीच में जाता हूं, गरीबों के बीच में जाता हूं, उनसे पूछता हूं खुश हो? कहते हैं नहीं। मैं कहता हूं क्या हुआ? कहते जी अभी भी 6,000 रुपए महीना ही मिलता है। सारा पैसा ठेकेदार खा जाता है। ठेकेदार हमारे हाथ में 6,000 रुपए रखता है, 13,500 रुपए पे दस्तखत करा लेता है। ठेकेदार हमारे को एक भी छुट्टी नहीं देता। ठेकेदार हमारा पीएफ काटता है, ईएसआई काटता है, जमा नहीं कराता। नौकरी देने के लिए 2-3 हजार रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। तरह तरह से ठेकेदार मजदूरों का शोषण करता है। दोस्तों, ये ठेकेदारी प्रथा बहुत ही खराब प्रथा। कानून के अंदर लिखा है, देश के कानून में लिखा है, कोई भी ऐसा काम जो 24 घंटे 365 दिन का काम है, ऐसे काम पे ठेके के ऊपर कर्मचारी नहीं रखे जा सकते। ये अपराध है, ये क्राइम है। अगर सरकार ऐसा काम कर रही है तो सरकार भी गलत काम कर रही है। अगर कोई प्राइवेट वाला ऐसा काम कर रहा है तो वो भी गलत काम कर रहा है। आज इस मंच से मैं दिल्ली के सारे ठेकेदारी पे काम करने वाले कर्मचारियों को कहना चाहता हूं, मैं लड़ूंगा आपके हक के लिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ठेकेदारी प्रथा को बंद करवा के रहेंगे। दोस्तों, दो तरह के लोग ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं। एक वो लोग जैसे कोई सफाई पे काम कर रहा है, सिक्योरिटी पे काम कर रहा है, वो 365 दिन का काम है। ऐसे काम पे आपको परमानेंट पोस्ट बनानी पड़ेगी। ऐसे कामों पे आप ठेके पे कर्मचारी नहीं रख सकते। इसको बंद करवाएंगे।
लेकिन ऐसे काम जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, उसमें 20 दिन, 25 दिन, 2 महीने, 3 महीने का काम है, ऐसे कामों पे ठेकेदारी पे काम किया जा सकता है। तो जो 365 दिन काम करने वाले काम हैं, उन पे ये ठेकेदारी प्रथा बंद करवाएंगे। मुझे पता है इसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, बड़ी तकलीफें आएंगी, बड़ी अड़चने आएंगी। हमें वैसे भी काम करने में बड़ी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, तरह तरह के। लेकिन मैं आज इस मंच से सभी पार्टियों से अपील करना चाहता हूं, भाजपा से, कांग्रेस से, कि इस काम में राजनीति मत कीजिएगा, इसमें मेरा साथ दीजिएगा। ये देश के लिए काम है, गरीबों का काम है। मैं इस मंच से दिल्ली के माननीय एलजी साहब से भी अपील करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, कि इस काम में हमारा साथ दीजिएगा, इस काम में मत अड़चन लाइएगा। ये गरीबों का काम है, धर्म का काम है। और जो लोग ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, 2 महीने 3 महीने का काम है, वहां तो ठेकेदारी पे काम करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों को मैं आज सभी ठेकेदारों को यहां से वार्निंग देना चाहता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूं, या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे हम लोग। आज मैं देश की महिलाओं से कुछ पूछना चाहता हूं, देश की लड़कियों से, महिलाओं से, माताओं से, बहनों से, बेटियों से कुछ पूछना चाहता हूं। 70 साल हो गए आजादी के, क्या आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? घर से बाहर निकलते हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? 70 साल में देश ने बहुत प्रगति कर ली होगी, खूब नाम कमा लिया होगा, कई क्षेत्रों में प्रगति कर ली होगी। लेकिन उस लड़की से पूछो, उस मां से पूछो, एक लड़की जब सवेरे कॉलेज के लिए निकलती है तो मां का दिल धक 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 करता है कि पता नहीं मेरी बेटी सही सलामत शाम को वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी। अभी एक बहुत बड़े नेता के बेटे ने गलत काम किया थोड़े दिन पहले, कोशिश की गलत काम करने की, तो दूसरा नेता खड़ा होकर कहता है, रात को अपनी बेटियों को घर के बाहर क्यों भेजते हो? मैं उस नेता को कहना मेरे मन में आया, उस नेता को जोर से खींच के तमाचा लगाया जाए, थप्पड़ लगाया जाए। उस नेता को मैं कहना चाहता हूं, अगर तेरे बेटे कंट्रोल में नहीं है तो तू उनको अपने घर में क्यों नहीं रखता? आज आजादी के 70 साल के बाद तुम्हारी बेटियों को कहता है कि तुम घर से बाहर क्यों निकलती हो? दोस्तों, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए हमें कई काम करने पड़ेंगे। हमें सर्विलेंस करना पड़ेगा, पुलिसिंग करनी पड़ेगी, सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़ेंगे, एटीट्यूड बदलने पड़ेंगे, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज सबसे पहले करनी पड़ेगी कि अब अगर कोई किसी लड़की के साथ गलत काम करे, और खास तौर से अगर वो किसी नेता का बेटा हो, उसे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो कि अगर दूसरा कोई करे तो उसकी आत्मा कांप उठे दूसरी बात करने के लिए। जो सजा दूसरों के लिए लिखी है, अगर कोई नेता का बेटा कुकर्म करता है, उससे दूसरी सजा उसको मिलनी चाहिए। नेता का तो काम था बहू बेटियों की इज्जत बचाना। अगर उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार गलत काम करते हैं तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। डेटरेंस बहुत जरूरी है, डर बहुत जरूरी है। अगर कोई गलत काम करता है उसके मन में डर होना चाहिए, खौफ होना चाहिए कि मुझे पकड़ के जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। लेकिन क्या होता है, सारी व्यवस्था उसको बचाने में लग जाती है, उसके ऊपर छोटी छोटी धाराएं लगाई जाती है, उसको बेल मिल जाती है, और दूसरे लोग भी देखते हैं कुछ भी कर लो कुछ नहीं होता, तो सबकी हिम्मत बढ़ती है। ये गलत है, इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। हमें
कैसी सजा देनी चाहिए? डेटरेंस बहुत जरूरी है और आज पूरे सिस्टम से वो डेटरेंस मिसिंग है दोस्तों। पूरे दिल्ली के अंदर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, स्वाइन फ्लू फैला हुआ है। मैं दिल्ली वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। लेकिन मुझे ये लगता है अगर सारी दिल्ली के 2 करोड़ लोग, पूरी दिल्ली अब एक परिवार है, 2 करोड़ लोगों का परिवार है पूरी दिल्ली। दिल्ली में जब भी कभी सुनता हूं किसी को स्वाइन फ्लू हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, ऐसे लगता है जैसे मेरे परिवार में किसी को मलेरिया हो गया, किसी को स्वाइन फ्लू हो गया। अगर हम सारे मिलकर आज दिल्ली के 2 करोड़ लोग ठान लें कि इस बार डेंगू और चिकनगुनिया के मच्छर को छोड़ेंगे नहीं, उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे मच्छर को, तो हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, उसके खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑड इवन किया था, आप सब लोगों ने, पूरी दिल्ली के लोगों ने मेरा साथ दिया। दुनिया के कई इलाकों में ऑड इवन हुआ, हर जगह फेल हो गया। दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों ने ऑड इवन को सक्सेसफुल करके दिखाया था, सफल बना के दिखाया था। अगले 10 दिन के अंदर डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ हम आपके सामने पूरी प्लानिंग लेके आ रहे हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ मिलकर युद्ध छेड़ेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है ये मच्छर क्या चीज है, 2 करोड़ लोग मिल गए तो इस मच्छर से भी निपट लेंगे दोस्तों। आज पूरे देश के अंदर जब हम सुनते हैं कि धर्म के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, जाति के नाम पे नफरत फैलाई जा रही है, कहीं किसी के ऊपर अटैक हो गया, मॉब लिंचिंग हो गई, किसी को मार दिया, किसी को काट दिया, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, बहुत तकलीफ होती है। भारत के लोग ऐसा नहीं चाहते बिल्कुल। ये नेता और पार्टियां लोगों के अंदर जहर घोल रहे हैं। तो अंत में मैं 2 लाइनों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा, जो कि इस देश के लोगों का संदेश है, इस देश के लोगों का मैसेज है कि हम प्यार और मोहब्बत से रहना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान इस देश में सिख नहीं रहे, ये देश नहीं बचेगा। इस देश में दलित नहीं रहे, ब्राह्मण नहीं रहे, बनिए नहीं रहे, ये देश नहीं बचेगा। ये इतने सारे लोगों का, इतनी तरह तरह के लोगों का ये देश है। तो एक वो गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। जय हिंद, जय भारत।